प्यारे बच्चों और मित्रों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं और हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का टॉपिक आगे बढ़ा रहे हैं और उसी में ही काम कर रहे हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने कॉशीज थ्योरम के ऊपर बात करी थी और उसका कैसे उपयोग करना है हम लोगों को कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में, खासकर कंटूर इंटीग्रेशन में। कंटूर इंटीग्रेशन जब हम किसी क्लोज्ड कर्व के अलोंग इंटीग्रेशन करते हैं तो उसको कंटूर इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो कॉची थ्योरम एक उसी से रिलेटेड टॉपिक था। अब कॉची थ्योरम में कुछ एक बात अधूरी रह गई थी। क्या बात अधूरी रह गई थी कि यदि हमारे पास में कोई क्लोज कर्व है C, सपोज दैट दिस इज अ क्लोज कर्व C, ठीक, और हमारे पास में एक फंक्शन है fz और ये फंक्शन जो है fz ये किसी पॉइंट के ऊपर यहाँ पर एनालिटिक नहीं है। ये सपोज दैट दैट पॉइंट इज A। इट मीन्स दैट कि इस फंक्शन fz की बनावट कुछ ऐसी है। सपोज दैट मैं इसको f1z कह देता हूँ और इसकी बनावट कुछ ऐसी है, fz अपॉन z माइनस a। ठीक, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम इस कर्व C के अलोंग fz अपॉन z माइनस a को इंटीग्रेट करेंगे तो ये जो पूरा का पूरा फंक्शन है fz अपॉन z माइनस a, अगर मैं इस पूरे की बात करूं f1z की, तो f1z इस C कर्व के अंदर एक पॉइंट A पर एनालिटिक नहीं है, राइट। तो एक पॉइंट ऐसा मिल रहा है हमें जिसके ऊपर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, तो उसका जो इंटीग्रल होगा ना वो जीरो नहीं होगा। अब कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन वो क्या होगा इसका जवाब हमें कॉची थ्योरम नहीं देता है। कॉची थ्योरम तो हमसे ये कहता है कि अगर कोई फंक्शन fz जो है अगर वो एनालिटिक है किसी क्लोज्ड कर्व C के अंदर और उसकी बाउंड्री पर, मतलब उस पर है ना, उसके जो बाउंड्री पॉइंट्स होते हैं उन पर, तो उसका इंटीग्रल C के अलोंग जीरो होता है, राइट। ये हमें कॉची थ्योरम कहती है। लेकिन इस कंडीशन के लिए कॉची थ्योरम कोई भी हमें सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं देती है। इसी कंडीशन को दूर करने के लिए या फिर इसी सवाल का जवाब देने के लिए कि अगर कर्व के अंदर C के अंदर कंटूर के अंदर अगर कोई ऐसा पॉइंट या उसकी बाउंड्री पर कोई ऐसा पॉइंट हमें मिल जाए जिस पर कि फंक्शन एनालिटिक ना हो, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, क्या आंसर होगा इस तरह के कंटूर इंटीग्रेशन का, ये हमें कॉशीज इंटीग्रल फॉर्मूला जवाब देता है। तो हम कुछ कंटेंट आपके लिए बना के लेकर आए हैं, उस कंटेंट के ऊपर बात करेंगे और फिर इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी आपके लिए बना के लेकर आए हैं। तो कॉशीज इंटीग्रल फॉर्मूले का पहले हम स्टेटमेंट देखेंगे, उसका प्रूफ करेंगे, क्योंकि ये बीएससी के बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है। बीटेक के बच्चों के लिए इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना, लेकिन प्रूफ भी स्टेट एंड प्रूफ में आ सकता है। तो इसीलिए बीएससी के बच्चे तो इसको करे ही करें, बीटेक के जो बच्चे हैं वो इसको थोड़ा समझ सकते हैं, दैट्स ऑल, बस, राइट। थोड़ा सा मैं अब आगे बढ़ता हूं। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है, इफ fz इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन अ क्लोज्ड कर्व C, है ना, यहाँ क्लोज्ड कर्व, एंड इफ A इज एनी पॉइंट विद इन C, यानी कि आपके पास में एक कर्व है, क्लोज्ड कर्व है C, सपोज दैट दिस इज योर C। इस C पर और इस C के अंदर fz एनालिटिक है, ध्यान दीजिएगा, fz एनालिटिक है और एक पॉइंट है A इसके अंदर है, राइट। then fa is equals to 1 upon 2 pi I integral C fz upon z minus a dz, और इसको कई बार ऐसे भी लिखा जा सकता है, कैसे, इंटीग्रेशन अलोंग C, ये जो यहाँ पर ये जो गोल बना रहता है ना, इसका मतलब ये है कि C एक क्लोज्ड कर्व है, ये मतलब होता है इसका, ठीक है। fz अपॉन z माइनस a dz इज इक्वल्स टू 2 pi I इंटू fa। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कई जगह पर ऐसे लिख देते हैं स्टेटमेंट को, कई जगह पर ऐसे लिख देते हैं। तो राइट साइड में जो मैंने लिखा है ये ज्यादा बेहतर तरीका है एक्सप्लेन करने का। क्या, तो कॉशीज इंटीग्रल फॉर्मूला कहता है कि यदि आप fz अपॉन z माइनस a को C के अलोंग इंटीग्रेट करोगे तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 2 pi I इंटू fa होगी। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि यहां पर fz अपॉन z माइनस a है, हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये है पूरा का पूरा फंक्शन। मैं थोड़ी देर के लिए इसको f1z कह देता हूँ।
तो अगर मैं कहूं कि f1z क्या इस c और c के अंदर एनालिटिक है, तो आप कहेंगे कि नहीं सर, z इज इक्वल टू a पॉइंट पर ये पूरा f1z जो है ना वो क्या हो जाता है, नॉट डिफाइन हो रहा है। और अगर नॉट डिफाइन हो रहा है तो इसका मतलब fz अपॉन z माइनस a जो कि f1z है जिसको हमने नाम दिया है वो एनालिटिक नहीं है c के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा फंक्शन है जिस फंक्शन के अंदर एक पॉइंट है z इज इक्वल टू a, ठीक, और वही a पॉइंट जो है वो कर्व c के अंदर भी है। उस पॉइंट के कारण f1z जो है वो एनालिटिक नहीं है, ठीक है ना, और वो c के अंदर है। तो ऐसे फंक्शन को जब आप c के अलोंग इंटीग्रेट करते हो तो उसकी वैल्यू होती है 2πi इंटू fa मतलब कौन, आपने f1z में से वो वाला पार्ट हटा दिया है। कौन सा वाला पार्ट हटा दिया है, आपने वो पार्ट हटा दिया है जिसके कारण जो है फंक्शन एनालिटिक, जिसके कारण फंक्शन एनालिटिक नहीं बन रहा था, मतलब कि नॉट एनालिटिक की कैटेगरी में जा रहा था। आप उस fz के ऊपर ये वैल्यू निकालते हो, ये वाली वैल्यू निकालते हो, ठीक है ना। यानी कि इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालने के लिए 2πi तो रहेगा ही रहेगा। आप z माइनस a को छोड़कर, मतलब कि वो फैक्टर को छोड़कर जिस फैक्टर से आपको z इज इक्वल टू a पॉइंट मिल रहा है उसको छोड़कर आप बचे हुए फंक्शंस में z की जगह पर a लिख दीजिए, तो आपके पास में उस इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर ये क्वेश्चन कुछ ऐसा होता, इंटीग्रेशन c fz अपॉन z माइनस a इंटू z माइनस b dz, ठीक है ना, ऐसा होता, और केवल a पॉइंट ही c के अंदर होता, b बाहर होता। मान लो कि b जो है इस c के बाहर यहां कहीं पर होता, तो ऐसी स्थिति में इस इंटीग्रल की जो वैल्यू है ना वो ये हो जाती, f a अपॉन a माइनस b, मतलब जहां जहां z है वहां वहां पर हम a लिखते और इंटू 2πi, ऐसे ये इसकी वैल्यू हो जाती है बच्चों। यानी कि आपको उस फैक्टर, उस टर्म को हटा देना है जिसके कारण फंक्शन नॉट एनालिटिक हो रहा है सी के अंदर, राइट। ये तरीका है इंटीग्रल की वैल्यू निकालने का, राइट। ये तो क्वेश्चन में करने का तरीका बता दिया। अब इस थ्योरम को पहले प्रूफ करते हैं, फिर और क्वेश्चंस लेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन निकाल के रखे हैं मैंने तुम्हारे लिए, ठीक है। नाउ द प्रूफ के लिए क्या करना है, कंसीडर द फंक्शन fz अपॉन z माइनस a which is analytic at all points within C except at z is equals to a। मतलब fz अपॉन z माइनस a को आपने कंसीडर करा एक फंक्शन, और ये जो फंक्शन है ये z is equals to a पर एनालिटिक नहीं है। With the point A as center and radius r, draw a small circle C1 lying entirely within C, ठीक है। अब आपको करना ये है, देखिए आपको इस C के अंदर एक और छोटा सा सर्कल बनाना है, ये C1, ठीक है ना, ये C1 इस तरह से, राइट। वैसे कई किताबों में इसको इस तरह से बना देते हैं, मतलब छोटा सा यहाँ पे एक अलग पार्ट ले लिया जाता है, यूं ऐसा, ठीक है ना, ये ऐसा, तो ये पहले ऐसा, ये यहाँ से ऐसा जा रहा है ना, तो ये ऐसा जाएगा, फिर ये ऐसे घूम के ऐसा आएगा, ठीक है ना, ऐसा, और फिर ये घूम के ऐसे चला जाता है। कई बार ऐसे भी लेते हैं, किसी सी के अंदर अगर हमें एक और छोटा सा C1 बनाना होता है तो ऐसे, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे भी लिख देंगे तो भी गलत नहीं होगा, ओके। नाउ आपने एक छोटा सर्कल बनाया जिसकी की रेडियस जो है वो r है, राइट। सो विथ अ पॉइंट सेंटर, विथ अ पॉइंट a एज सेंटर एंड द रेडियस r, ड्रॉ ए स्मॉल सर्कल C1 लाइंग entirely within C, ठीक। Now fz upon z minus a being analytic in the region enclosed by C and C1, तो भाई इस C1 के अंदर a पॉइंट है, तो इसका मतलब इसके बाहर जितना भी एरिया है ये वाला, ये सब, ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये बाहर वाला जो पॉइंट है, इस बाहर वाले और इस C की बाउंड्री पर, तो fz अपॉन z माइनस a क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, एनालिटिक हो जाएगा, ठीक है ना। So we have by Cauchy's theorem integration C fz upon z minus a dz is equals to integration along C1, है ना, fz upon z minus a dz के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि
जो बचा हुआ पार्ट है, मतलब ये बचा हुआ जो पार्ट है उस पर इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो जाएगी कॉची थ्योरम से, ठीक है ना। प्लस आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस इंटीग्रेशन अलोंग बिटवीन C एंड C1 fz अपॉन z माइनस a, ऐसे भी लिख सकते हैं dz। तो ये वाला जो पार्ट है, इस C और C1 के बीच वाला जो पार्ट है उस पर तो ये पूरा का पूरा fz अपॉन z माइनस a एनालिटिक है। तो मतलब इस इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, दिस बिकम होल इंटीग्रल वैल्यू बिकम 0, केवल बचा रह जाएगा ये C1। क्यों? क्योंकि fz अपॉन z माइनस a, z इज इक्वल्स टू a पर एनालिटिक नहीं है, और ये जो a पॉइंट है ये C1 के अंदर आ गया है। अब तो अल्टीमेटली हमें इंटीग्रेट किसके ऊपर करना है, C1 के ऊपर करना है। नाउ अब हमने क्या करा, फॉर एनी पॉइंट ऑन C1, हमने कोई एक पॉइंट ले लिया C1 के अंदर, ठीक है ना, ये हमने एक पॉइंट ले लिया, सपोज दैट एनी पॉइंट, राइट, फॉर एनी पॉइंट ऑन C1 z माइनस a इज इक्वल्स टू r एक्सपोनेंशियल i थीटा, ठीक है। मतलब हमने a रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, तो उसकी इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा, मॉड्यूलस z माइनस a इज इक्वल्स टू r, ये सर्कल की इक्वेशन बनेगी, किसकी, C1 की, ये बेसिकली C1 की इक्वेशन है। तो हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मतलब अगर मैं z माइनस a इज इक्वल्स टू r एक्सपोनेंशियल i थीटा लिखता हूँ, तो जब मैं इसका मॉड्यूलस लूंगा तो ये आ जाएगा। तो इट मीन्स दैट कि यहां से हम लोग ये लेकर आ रहे हैं कि z माइनस a इज इक्वल्स टू r एक्सपोनेंशियल i थीटा आएगा। इसके विषय में पिछली क्लास में भी हमने डिस्कशन किया था कि हम क्यों ले सकते हैं और क्यों इसकी जो यही क्यों लेते हैं, क्योंकि इसका मॉड्यूलस जो है वो r के बराबर हो जाता है, दैट्स व्हाई। तो यहां से dz इज इक्वल्स टू आई आर एक्सपोनेंशियल आई थीटा डी थीटा हो जाएगा, दोनों और हमने डिफरेंशिएट कर दिया, लेफ्ट साइड में हम z के रिस्पेक्ट में, राइट साइड में थीटा के रिस्पेक्ट में। अल्टीमेटली देखा जाए तो हम लोग दोनों और थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो लेफ्ट साइड में dz अपॉन डी थीटा आता है, राइट साइड में थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो जाता है, फिर थीटा को हम लोग उधर लिए जाते हैं, ठीक है ना। सो ये आपके पास में आ जाएगा विद्यार्थियों। तो आप ये सारी की सारी जो वैल्यूज हैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये यहाँ पर, कि यहाँ पर जो है आप यहाँ पर z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट, सॉरी z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, a प्लस आर एक्सपोनेंशियल आई थीटा यहाँ से, ठीक है, और नीचे z माइनस a की जगह r एक्सपोनेंशियल आई थीटा लिख देंगे, ये लिख दिया, और dz की जगह पर आई आर एक्सपोनेंशियल आई थीटा डी थीटा, r एक्सपोनेंशियल आई थीटा ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कर दिया आपने, आयोटा बचा उसको बाहर साइड लिख दिया, ये लिख दिया, और ये एज इट इज रहा, ठीक है ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इन द लिमिटिंग फॉर्म एज द सर्कल C1 श्रिंक टू द पॉइंट A, मतलब अगर हम इसमें देखें तो C जो रेडियस है R, हम उसको छोटा 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 करते हुए जाएंगे, है ना, और उसको लिमिटिंग फॉर्म में लेंगे, क्योंकि लिमिट का मतलब होता है कि आप उस पॉइंट की वैल्यू को नहीं ले रहे हो लेकिन उसके बिल्कुल पास पहुंच रहे हो, तो उस केस में क्या कहते हैं, आप R को अल्टीमेटली 0 की ओर ले जा रहे हो, तो ये लिमिटिंग फॉर्म होता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि R 0 हो रहा है, नो, R 0 की ओर जा रहा है, तो बाकी चीजों पर क्या असर पड़ रहा है, बाकी फंक्शनल वैल्यू किस ओर जा रही है, हम ये देखना चाह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में द इंटीग्रल 1 विल अप्रोचेस टू, तो ये जो इंटीग्रल है जब R 0 की ओर जाएगा तो R एक्सपोनेंशियल आई थीटा की जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी, और आपके पास में केवल यहाँ पर fa बचेगा। तो जब fa बचेगा तो आपके पास केवल इंटीग्रेशन इतना पार्ट रह जाएगा, ठीक, मतलब आपके पास में अगर देखा जाए तो आप इसके पहले एक लाइन और जोड़ सकते थे, दिस इज इक्वल्स टू आयोटा इंटीग्रेशन अलोंग C1 और fa और d थीटा। अब ये कांस्टेंट है fa, तो बाहर हो जाएगा, ये बाहर हो गया, और क्योंकि C1 जो है वो एक सर्कल है विद्यार्थियों, और एक सर्कल में जो थीटा की वैल्यू होती है वो 0 से 2 पाई तक जाती है, तो आप लोगों ने, एक सेकेंड बैटरी जाने वाली है, तो C1 एक सर्कल है, और सर्कल के लिए थीटा के रिस्पेक्ट में अगर आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो 0 से 2 पाई तक लिमिट होती है, मतलब वो घूमेगा तब सर्कल बनेगा। तो दैट्स व्हाई दैट अलोंग C1
बिकम 0 से 2 पाई, आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, थीटा आएगा, अपर लिमिट 2 पाई है तो यहाँ पे 2 पाई आएगी, मतलब कि C1 के अलोंग इंटीग्रेशन ऑफ एफ ए डी थीटा इज इक्वल टू ये आ गया, ठीक है ना। तो मतलब ये जो इंटीग्रल था इसकी जो वैल्यू है, इस इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो 2 पाई आई इक्वल टू चल रहा था ना बेसिकली, तो यहाँ पर आप आयोटा इक्वल टू चलाइए, है ना। तो आपके पास में ये वैल्यू आ गई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास में जो इनिशियली इंटीग्रल था इसकी जो वैल्यू है इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आई एफ ए आ गई है, दैट्स ऑल, ठीक है ना। यानी यहां से अगर आप 2 पाई आई को इस तरफ लेके जाए तो एफ ए की जो वैल्यू है ये आ जाती है, एफ ए इज इक्वल टू दैट वन, ठीक है। तो यहां पर विद्यार्थियों आपके पास में ये एक रिजल्ट आ गया है, ठीक है। एफ ए इज इक्वल टू 1/2 सॉरी एफ ए इज इक्वल टू दिस वन, तो दिस इज द प्रूफ ऑफ द कॉशीज थ्योरम। अब ये जो रिजल्ट आता है कॉशी थ्योरम से, इस रिजल्ट से आप कुछ और रिजल्ट्स भी डिराइव कर सकते हो। कैसे रिजल्ट डिराइव कर सकते हो, देखो, अगर इस एफ ए इज इक्वल टू 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन अलोंग सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड को आप डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू ए बोथ साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो एफ डैश ए हो जाएगा 1/2 पाई आई, राइट साइड में ये आप ए के रिस्पेक्ट में कर रहे हो इंटीग्रेशन जेड के रिस्पेक्ट में, तो ये सब तो कांस्टेंट रहेगा, केवल 1/z माइनस ए को डिफरेंशिएट होना पड़ेगा। तो इसकी जो वैल्यू है वो आपके पास में आ जाएगी इट्स 1 मल्टीप्लाई में 1, क्योंकि जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 ऊपर आएगा, ठीक है ना, बिकॉज इसकी पावर 1 है, तो जो भी पावर होती है वो आगे आ जाती है, ठीक है ना। तो वैसे यहां पर -1 आएगा ऊपर, है ना, -1 पावर आएगी, लेकिन 1/z माइनस ए होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर फंक्शन ऑफ फंक्शन से जब z माइनस ए का होगा तो माइनस ए का फिर -1 आएगा, तो ये फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट्स वाई केवल 1 लिख दिया, ठीक है। तो आपके पास में ये वैल्यू हो जाएगी, ये वाली वैल्यू, ठीक। तो यहां से निष्कर्ष क्या निकलता है, यहां से निष्कर्ष निकलता है कि अगर हम c के अलोंग इंटीग्रेशन कर रहे हैं और एफ जेड अपॉन z माइनस ए का होल स्क्वायर है, अभी ऊपर क्या था, केवल z माइनस ए था, अगर होल स्क्वायर है dz है तो इसकी इस इंटीग्रल की वैल्यू होगी 2 पाई आई, ये आप चाहो तो फैक्टोरियल 1 मान के इसको नीचे ले जाओ, इस 1 को फैक्टोरियल 1 मान लो, ठीक है ना, और एफ डैश ए, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। दैट्स ए इंपॉर्टेंट रिजल्ट बच्चों, ध्यान रखिएगा। अब अगर आप इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो तो एफ डबल डैश ए लेफ्ट साइड में, राइट साइड में क्या कहते हैं, ये जो 1/z माइनस ए होल स्क्वायर है ये 1/z माइनस ए होल क्यूब हो जाएगा और 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, वो वास्तव में -2 होगा जो बाद में फिर +2 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा बताया मैंने। तो 1 पहले से था, 2 और आ गया तो 1 × 2 हो गया, इसको हम लोग फैक्टोरियल 2 लिख सकते हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। तो इसका मतलब यहां से क्या निष्कर्ष निकला, यहां से ही निष्कर्ष निकला कि इंटीग्रेशन अलोंग सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर 3 इज इक्वल्स टू 2 पाई आई डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 एंड एफ डबल डैश ए हो जाएगा। दैट मतलब ये बेसिकली अगर डिनोमिनेटर में z माइनस ए की पावर 2 होगी, 3 होगी, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू को आप कैसे इवैल्यूएट करेंगे, ये आपको उसका जवाब मिल रहा है, क्योंकि ऐसे कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके सामने, ठीक है ना, इनको आप डायरेक्ट कर पाओगे, राइट। अब इसको अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर अगर मान लो 4 हो गया डी जेड, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, तो आप कहोगे सर इसकी वैल्यू आएगी 2 पाई आई अपॉन डिवाइड में फैक्टोरियल 3 जितना यहां होता है उससे 1 कम, और यहां पर हो जाएगा ट्रिपल डैश ए, मतलब 3 बार डिफरेंशिएशन एफ जेड का, इस एफ जेड का, वो भी किस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर। मतलब ये एफ ट्रिपल डैश ए कैसे निकालोगे, इस एफ जेड को डिफरेंशिएट कर दोगे 3 बार और उसमें जेड की जगह ए लिख दोगे, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। बहुत ही सिंपल है, मतलब 1/z माइनस ए ये वाली जो वैल्यू है, राइट, ये वाली इस वैल्यू को छोड़ दोगे और केवल ऊपर वाली को डिफरेंशिएट करके ये वैल्यू निकल आएगी, ठीक। तो जनरल वे में अगर आप जाओगे तो दिस इज एफ एन ए, मतलब n टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ एफ जेड इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल n अपॉन दिस वन, ये आपके पास में ऐसा आ जाएगा। मतलब आप ये कह सकते हो कि जनरल वे में अगर इसको लिखा जाए तो इंटीग्रेशन c
एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए रेस्ट टू दी पावर, अगर यहाँ पर n प्लस 1 है तो इसकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी 2 पाई आई अपॉन फैक्टोरियल n और एफ एन ए। दिस इज द रिजल्ट बच्चों, ये आपके पास में रिजल्ट आएगा। सॉरी, ये शायद मैंने पूरा का पूरा छुपा दिया है अपने पीछे, मैं भूल जाता हूँ अक्सर कि मेरे पीछे भी मेरे पीछे का चीज़ शायद आपको दिखाई नहीं देगा, तो मैं इसको थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ तो ये चीज़ आपके सामने आ जाएगी, है ना। ये ऊपर जो मैंने लिखा कि यहाँ पे जब पावर 4 रहेगी तो ये आप कैसे निकालेंगे, इसको हटाकर जो बचा हुआ एफ जेड होगा उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे और 3 बार डिफ्रेंशिएट करके उसमें ए लिख देंगे और सेम चीज़ यहाँ पर बन जाएगा ये जनरल फार्मूला, मतलब n के लिए ये रिजल्ट बन जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा बच्चों, ये बहुत काम का फार्मूला है और आपको ये कई जगह पर काम आने वाला है। तो ये कॉची थ्योरम और उससे एक रिजल्ट हम लोगों ने डिराइव करा, उसके ऊपर ये पूरा का पूरा एक डिस्कशन था। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट या क्वेरी है यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स, और यू कैन, अगर आप हमारे एप्लीकेशन पे इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हो तो आप हेल्प चैट में जाके अपना डाउट पूछ सकते हो, ठीक है ना। नाउ अब इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम लोग लेंगे बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, और बहुत लॉलीपॉप टाइप के क्वेश्चंस हैं। आपको जिस भी फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, बस आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर फंक्शन एनालिटिक नहीं है। अभी फिलहाल इसके ऊपर फोकस करना है, बाकी सब अंदर की थ्योरी बाद में, ठीक। केवल इतना कि किस पॉइंट पर एनालिटिक नहीं है, मतलब सिंगुलर पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है। तो देखो भैया, हमें इस इंटीग्रल को इवेल्युएट करना है दो केसेस में, एक मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल्स टू 1 पर, मतलब ये c है, और एक मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल्स टू हाफ पर। तो भैया सबसे पहला काम होता है हमेशा फोटोग्राफ बना लेना, मतलब मैं तो भैया इसका पहला जो पार्ट है ना, उसके लिए सबसे पहले फोटोग्राफ बना देता हूं तुम्हारे पास सामने। ये देखो, दैट सर्कल रेडियस 1 है, सेंटर 0 0 है, तो ये सर्कल मैंने बना दिया, ठीक। नाउ दिस इज द ये 1 0 है, थोड़ा फिगर हो सकता है बच्चों थोड़ा टेढ़ा आड़ा हो, तो उससे परेशान मत होइएगा, है ना। नाउ लुक एट दिस, अब जो इंटीग्रेशन आपको दिया हुआ है उसको ध्यान दीजिएगा। लेट gz इज इक्वल्स टू, या बल्कि gz भी ना लूं, मैं तो डायरेक्ट fz लिखता हूं ना यार, क्यों परेशान होना। लेट fz इज इक्वल्स टू, देखो fz को देख के परेशान मत होना कि आपने fz क्यों ले लिया। आप जो आपने थ्योरी पढ़ी है अभी, उसमें fz कौन होगा ये समझना आपको इंपॉर्टेंट है। किसमें किस चीज को हटाना है, जिस फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर रहे हैं उसमें से, ये इंपॉर्टेंट होगा। तो मेरे हिसाब से मैं gz लेके करता हूं पहली बार में, वरना तुम लोग ऐसा ना हो परेशान हो जाओ कि ये क्या है, fz तो कुछ और था। तो चलो gz लेके करवाता हूं, है ना। लेट gz इज इक्वल्स टू z स्क्वायर माइनस z प्लस 1 अपॉन z माइनस 1, ठीक है ना। तो ध्यान देना, अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये gz किस पॉइंट पर एनालिटिक नहीं है, तो आप कहोगे कि सर अगर डिनोमिनेटर को देखो, न्यूमरेटर को मत देखो, डिनोमिनेटर में अगर z की जगह 1 लिख देंगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, तो यही पॉइंट है सिंगुलर पॉइंट। तो आप लिखेंगे हेयर gz इज नॉट एनालिटिक at z is equals to 1. So therefore डायरेक्ट लिखना है, therefore by Cauchy's integral formula, है ना, integration along c, okay, not analytic at z is equals to 1, सॉरी थोड़ी सी गलती हो गई, थोड़ा और लिखना पड़ेगा भाई, ठीक है। ये z is equals to 1 पर एनालिटिक नहीं है। अब इस z इज इक्वल्स टू 1 की लोकेशन देखो कि ये है कहां पर, c के अंदर है, बाउंड्री पर है, ये बाहर है। तो आप कहोगे कि भैया ये तो c पर है, मतलब c के ऊपर ही है, बाउंड्री पर है। तो आप क्या लिखोगे, एंड पॉइंट z इज इक्वल्स टू 1 लाइज ऑन द सर्कल c,
यानी कि मॉड z इज इक्वल टू 1 पर ही लाई कर रहा है। सो देयरफॉर बाय कॉशीज इंटीग्रल फार्मूला, अब यहां पे कॉशीज इंटीग्रल फार्मूला लगेगा क्योंकि यहां पर z इज इक्वल टू 1 पॉइंट जिस पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है वो c पर ही है, ठीक है ना। सो बाय कॉशीज इंटीग्रल फार्मूला, अगर फिर से रोकूंगा, अगर ये 1 जो है वो बाहर होता सर्कल के तो इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो जाती, क्योंकि फिर c पर और c के अंदर ऐसा कोई पॉइंट नहीं होता जिस पर फंक्शन एनालिटिक ना हो, ठीक है ना, सब पे एनालिटिक हो जाता फिर। सो इंटीग्रेशन c z स्क्वायर माइनस z प्लस 1 अपॉन z माइनस 1 dz इज इक्वल्स टू, ये पहले केस में, इज इक्वल्स टू 2 पाई i। अब fz इंटू fz की वैल्यू किस पॉइंट पर, उस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है और वो c के अंदर या बाउंड्री पर है, यानी कि f1। अब f1 मतलब व्हाट, कौन है तुम्हारा फंक्शन fz, वो है जो बचता है तब जब z माइनस a को हटा लिया जाता है gz में से। इट मींस दैट कि तुम्हें fz का जो काम है यहां पर वो किससे लेना है, fz का काम लेना है z स्क्वायर माइनस z प्लस 1 से, ठीक। तो इस fz में आप z की जगह 1 लिख दीजिए, तो ये 1 से 1 कैंसिल, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, तो आंसर आ जाएगा 2 पाई i, ठीक है ना, क्योंकि f1 की जो वैल्यू है यहां से अगर निकालोगे तो f1 बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है, दैट्स ऑल। सो दिस इज योर आंसर। फर्स्ट केस में जब आप मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू 1 सर्कल के अलाउंग इंटीग्रेशन करेंगे तो इस इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब सेकंड केस पे आ जाइए, ठीक है। सेकंड केस में जब आप डिस्कस करेंगे तो आपका जो सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है, सेकंड में रेडियस है आधी, तो भैया ये जो पॉइंट है ये है 1/2, 0, ये वाला है -1/2, 0, ये वाला पॉइंट है 0, 1/2 और ये वाला पॉइंट है 0, -1/2, ठीक है ना। और z इज इक्वल टू 1 कहां पर होगा भैया, वो z इज इक्वल टू 1 तो यहां पर होगा। तो z इज इक्वल टू 1 जो पॉइंट है जिस पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है वो सर्कल के बाहर है। जो आपका सर्कल है यहाँ पे कौन सा सर्कल है, मॉड्यूलस z इज इक्वल टू हाफ, इसके बाहर है, मतलब इसके अंदर और इस पर ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जहां पे फंक्शन एनालिटिक ना हो, क्योंकि जिस पे एनालिटिक नहीं था वो तो बहुत दूर है। तो इसका मतलब पूरे के पूरे c और c के अंदर एनालिटिक है, तो फिर यहाँ पे कॉशीज थ्योरम अप्लाई हो जाएगी। तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा विथ एक्सप्लेनेशन क्या, कि फंक्शन z स्क्वायर माइनस z प्लस 1 अपॉन z माइनस 1 is not analytic at z is equals to 1 and z is equals to 1 lies outside the circle C mod z is equals to half, that is z square minus z plus 1 upon z minus 1 is analytic within and on C, मतलब C और C के अंदर ये जो फंक्शन है ये एनालिटिक है। Therefore by Cauchy's theorem, यहां पे Cauchy's इंटीग्रल फॉर्मूला नहीं लगेगा, Cauchy's थ्योरम लगेगी। Therefore by Cauchy's theorem integration along C z square minus z plus 1 upon z minus 1 dz is equals to 0, इस इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी कितनी बच्चों, इस इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी 0। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। देखो बच्चों, जब हम लोग किसी भी टॉपिक में आगे बढ़ते हैं तो पुरानी जो चीजें होती हैं उस टॉपिक की वो सब याद होना चाहिए। मतलब कल के लेक्चर में क्या पढ़ा था, उसके पहले क्या पढ़ा था, उसके पहले क्या पढ़ा था, क्योंकि कभी भी कोई भी चीज आपको यूज हो जाएगी। कॉशीज इंटीग्रल की क्वेश्चंस करते समय आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे जिसमें कॉशीज थ्योरम लग जाएगी या कुछ प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स भी लग सकते हैं। तो बी केयरफुल,
और हमेशा अलर्ट मोड पे पढ़ाई होती है। ऐसा नहीं होता है कि आज जो पढ़ रहा हूँ उसके लिए मुझे कल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमेशा पड़ेगी। इसलिए जब भी पढ़ो कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ो। ठीक।